नमस्ते बच्चों। चलो एक बार फिर से मैं आपको जो 8वीं की एकीकृत परीक्षा बोर्ड परीक्षा होने जा रही है उसके संदर्भ में गणित विषय के संदर्भ में आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले गणित चूंकि हर बच्चे के लिए बहुत कठिन लगता है, उनको ऐसा लगता है कि गणित बहुत बड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर आप गणित के पूरे सिलेबस को अच्छे से देख लो और जैसा ब्लूप्रिंट भेजा गया है राज्य से उसका अच्छे से अध्ययन कर लो, तो अभी हमारे पास 15 से 20 दिन का समय है और इतना समय हमारे लिए पर्याप्त है कि इतने समय में अगर हमने साल भर पढ़ाई नहीं की है तो चुनिंदा टॉपिक्स को देख करके हम उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अब लाएं कैसे, तो चलो इसी पे चर्चा करें। पहले हम एक ब्लूप्रिंट का अध्ययन करते हैं जो राज्य से भेजा गया है। तो देखो ये जो ब्लूप्रिंट आपको दिख रहा है 17-24-25 की परीक्षा के गणित विषय का है। इसमें ये आपको जो प्रश्न टॉपिक दिख रहे हैं तो इसको यूनिट में बांटा गया है। तो जो पूरा सिलेबस है इसको 10 यूनिट में बांटा गया है। जो आपका गणित का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, इसको टोटल 10 यूनिट में बांटा गया है। तो जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट में 2 अध्याय लिए गए हैं। उसमें पहला अध्याय है वर्ग एवं घन, जो आप देख रहे हैं। पहला जो अध्याय है वो वर्ग एवं घन और दूसरा घातांक। इन दोनों अध्यायों को मिला करके पहला यूनिट बना है और दोनों टॉपिक को मिला करके 5-5 अंक टोटल 10 नंबर का आना है। यानी अगर आपने वर्ग एवं घन और घातांक दोनों अध्याय को अच्छे से अध्ययन किया है तो आपके 10 नंबर कंफर्म हो गए। अब इसमें हम अंक विभाजन पे जाएं तो वर्ग से एक प्रश्न जो आएगा वो आएगा आपका बहुविकल्पी। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न क्या हो सकता है, तो उसमें देखिए चूंकि टॉपिक का ही नाम है वर्ग एवं घन, तो आपको अभी एनएमएमएस की कई बच्चे तैयारी किए हैं तो उसमें आपका वर्ग संख्या पूछ देगा, वर्गमूल संख्या पूछ देगा, दी गई विकल्पों में कौन सी वर्ग संख्या है, दिए गए विकल्पों में कौन सी घन संख्या है, इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा, या उसी में एक फेमस टॉपिक है पाइथागोरिक त्रिक। तो पाइथागोरिक त्रिक दिए गए विकल्पों में कौन सा पाइथागोरिक त्रिक है, कौन से मतलब पाइथागोरिक त्रिक नहीं है, ऐसा करके एक प्रश्न पूछ देगा। तो ये आपका एक बहुविकल्पी प्रश्न होगा। घातांक से जो है एक नंबर एक प्रश्न जो आएगा 2 अंक का है और एक प्रश्न जो आएगा 3 अंक का है। जबकि आपका वर्ग से एक प्रश्न जो आएगा वो 1 अंक का है और दूसरा प्रश्न जो आएगा वो 4 अंक का है। तो पहला अध्याय वर्ग एवं घन और दूसरा अध्याय घातांक दोनों ही को मिला के एक यूनिट बनाई गई है और इससे 10 अंक का प्रश्न आना है। दूसरा यूनिट जो है ये जो देख रहे हैं आप, ये दूसरी यूनिट है। दूसरी यूनिट में एक टॉपिक है समांतर रेखाएं और दूसरा टॉपिक है बीजीय व्यंजकों के गुणा एवं भाग। तो समांतर रेखाएं जो है इससे 4 नंबर का प्रश्न आना है। टोटल पूरे अध्याय जितने भी मतलब प्रश्नावली उसमें है सभी प्रश्नावली को मिला करके आपका केवल 4 नंबर का आना है और बीजीय व्यंजकों के गुणा और भाग से 5 नंबर का आना है। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर प्रश्न की विभाजन पे जाए तो समांतर रेखा से एक प्रश्न जो है वो बहुविकल्पी प्रकार का आएगा, एक प्रश्न जो है 3 नंबर का आएगा और जो आपका बीजीय व्यंजकों के गुणा और भाग वाला है इससे केवल एक प्रश्न आना है और वो है 5 अंक। तो यहाँ पे बीजीय व्यंजकों के गुणा और भाग, तो गुणा और भाग से बात कर रहे हैं तो भाग वाले विषय को ज्यादा देख लीजिएगा और उसमें मुझे उम्मीद है कि भाग वाले सेक्शन से ही आएगा और भाग वाला ही प्रश्न से 5 अंक का प्रश्न आएगा। उसके बाद आगे बढ़े हम तीसरे यूनिट की ओर। तो वृत्त एवं उसके अवयव, तो वृत्त एवं उसके अवयव और सांख्यिकी, ये यूनिट जो है वृत्त एवं उसके अवयव से 4 अंक का आना है और सांख्यिकी से 5 अंक का आना है। तो यहाँ पर आपका दोनों से 2-2 बहुविकल्पी प्रश्न आना है, तो 2-2 बहुविकल्पी प्रश्न आना है वृत्त एवं उसके अवयव से। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का कुल अंतःकोण कितना होता है, वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है। तो जो वृत्त की बेसिक बुनियादी चीजें हैं जो उसकी कुछ उस अध्याय में नियम शर्तें होंगी उनके ऊपर एक बहुविकल्पी बनेगा। 2 बहुविकल्पी दे रहा है वृत्त एवं उसके अवयव से। उसी तरह सांख्यिकी से 2 बहुविकल्पी हैं। वृत्त वाले टॉपिक से ये 2 नंबर का एक प्रश्न है और जो सांख्यिकी है उससे 3 नंबर का एक अंक है। तो केवल इस टॉपिक से 4 और 5 अंक का आना है। उसके बाद जो अगला यूनिट है चौथा यूनिट, उसमें 7वां और 8वां अध्याय है। तो जो 7वां अध्याय है अनुक्रमानुपाती, उत्क्रमानुपाती और बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, इन दोनों से 3-3 अंक का प्रश्न आना है। मतलब 3-3 अंक का प्रश्न आना है। तो आपका ये मान के रखिए कि 3 अंक का एक प्रश्न सीधा आएगा अनुक्रमानुपाती उत्क्रमानुपाती। यदि एक कार 4 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी, इस तरह का एक आध प्रश्न आ जाएगा आपका। या 10 मजदूर किसी काम को 15 घंटे में करते हैं तो कितने मजदूर उसी काम को 10 घंटे में पूरा करेंगे। तो इस तरह का जो प्रश्न है वो एक आएगा, 3 अंक का आएगा।
बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड से एक बहुविकल्पी प्रश्न है और एक 2 नंबर का प्रश्न है। तो ये दोनों ही टॉपिक से 3-3 अंक का प्रश्न आना है। फिर यूनिट नंबर हम 5 पे जाएं तो यूनिट नंबर जो 5 है उसमें एक सरसमीकरण टॉपिक है और एक बहुभुज टॉपिक है और दोनों ही टॉपिक से 4-4 अंक आना है, जिसमें बहुभुज वाला टॉपिक जो है उससे आपके 2 अंक बहुविकल्पी रहेंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का है, जबकि जो सर्वसमीकरण है सर्वसमीकरण से एक प्रश्न आना है और वो 4 अंक का रहेगा, ये 4 अंक का रहेगा। तो ये आप देख लीजिए। फिर उसके अगला जो यूनिट है 6वीं यूनिट चतुर्भुज की रचना और समीकरण। तो जो चतुर्भुज की रचना है उससे 6 अंक आना है। तो आप ये याद रखिएगा, चतुर्भुज की रचना करना आप सीख लीजिएगा। 4 भुजाओं का मान दिया है तब, 3 भुजाओं का और एक कोण का मान दिया है तब, मतलब उसमें जितनी प्रश्नावली सबको कर लीजिएगा। एक प्रश्न आना है और वो भी 6 नंबर का आना है सीधा सीधा। तो यानी चतुर्भुज की रचना से एक 6 नंबर का प्रश्न बनेगा, बड़ा प्रश्न बनेगा, उसका अच्छे से अभ्यास कर लेंगे। समीकरण जो है तो समीकरण से बहुविकल्पी तो नहीं आना है, 2 नंबर का एक आना है, 3 नंबर का एक आना है, तो 3 और 2 5 नंबर का हो गया। उसके बाद 7वीं जो यूनिट है, तो ये 7वीं यूनिट जो दिख रही है आपकी प्रतिशतता के अनुप्रयोग और क्षेत्रमिति 1। तो प्रतिशतता के जो अनुप्रयोग है इससे 6 नंबर का आना है और क्षेत्रमिति से 4 नंबर का आना है। तो जो क्षेत्र प्रतिशतता का अनुप्रयोग है इससे 1 नंबर का प्रश्न जो बहुविकल्पी आना है और एक 5 नंबर का प्रश्न आना है, जबकि क्षेत्रमिति वाला जो हिस्सा है उसे 4 नंबर का एक प्रश्न आना है, क्षेत्रमिति क्रमांक 1 से। उसके क्षेत्रमिति 3, तो क्षेत्रमिति 3 देखिए 6 नंबर का है और 6 नंबर का यानी आपका इससे जो प्रश्न आएगा वो एक प्रश्न आना है और वो भी पूरे 6 नंबर का आना है। तो आप क्षेत्रमिति के 3 अध्याय हैं, क्षेत्रमिति 1, क्षेत्रमिति 2, क्षेत्रमिति 3। तो क्षेत्रमिति 3 जो है उससे आना है आपका 6 अंक का। तो क्षेत्रमिति 3 में बेलन है, तो बेलन का आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र याद कर लीजिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र याद कर लीजिए। 3 ही सूत्र हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का आयतन और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तीनों सूत्र याद कर लीजिए और तीनों ही सूत्रों को रख करके कैसे प्रश्न को हल करते हैं उसका अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि सीधा सीधा एक प्रश्न 6 नंबर का आना है इस टॉपिक के ऊपर। उसके बाद आकृतियां द्विमीय और त्रिमीय, इससे 1 नंबर का बस प्रश्न आना है और वो भी बहुविकल्पी में आना है। तो इस टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा दिए गए विकल्पों में कौन सी द्विमीय आकृति है या दिए गए विकल्पों में कौन सी द्विमीय आकृति नहीं है या त्रिमीय आकृति है। तो ज्यादा इस टॉपिक पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। फिर अगला जो 9वां यूनिट है, 9वां यूनिट संख्याओं का खेल और परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं हैं। तो क्षेत्रमिति 3 भी मैं बताऊं 6 नंबर का, जिसमें 5 नंबर का 6 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो इसलिए इसको ध्यान देंगे यहाँ पर। और उसके बाद आकृतियां संख्याओं का खेल, इससे 2 नंबर के जो प्रश्न आने हैं, तो 2 नंबर का प्रश्न आना है यहाँ पर। ये देख रहे हैं आप, उसके बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम जो देखना चाह रहे थे कि संख्याओं का खेल से 2 नंबर का है, परिमेय संख्याओं की संक्रियाओं से 3 नंबर के प्रश्न आना है और क्षेत्रमिति 2 से 5 नंबर का आना है। तो क्षेत्रमिति 2 से जो 5 नंबर का आना है उसमें एक बहुविकल्पी प्रश्न है हमारा 1 नंबर का और एक जो है हमारा 4 नंबर का प्रश्न है। इस तरह 4 और 1 5 नंबर का। और परिमेय संख्याओं का संक्रियाओं से 3 नंबर का आना है, जिसमें एक 2 नंबर का प्रश्न रहेगा और एक बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। और संख्याओं का खेल से हमारे 2 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, तो इस तरह से 2 नंबर का इसमें है। ये कुल सभी 19 अध्याय जो गणित के हैं उन सभी को मिलाकर के 80 नंबर में बांटा गया है और हर एक यूनिट में कि इसमें कितने नंबर का आना वो बताया गया है। प्रश्नों की जो कुल संख्या बताई गई है तो 15 ठोक बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, 6 ठोक 2 नंबर वाले प्रश्न आएंगे, 5 ठोक 3 नंबर वाले प्रश्न आएंगे, 4 जो दिख रहा है आपको ये 4 नंबर वाले प्रश्न है और ये जो आखिरी के 2 प्रश्न दिख रहे हैं 2-2, इन दोनों चारों प्रश्नों में आपको विकल्प रहेगा, या तो इसको बनाइए या तो इसको बनाइए, दोनों को नहीं बनाना है, दोनों में से किसी एक को बनाना है। तो इस तरह से ये आपका अंग विभाजन है। अब हम बात करें तो हमको जो बात करनी है तो हमारे तो निर्देशों में फिर से हम आते हैं। तो निर्देशों में जब हम आते हैं तो 8वीं क्लास के गणित विषय के लेकर के तो एक सैंपल पेपर जो आपके सामने गणित का दिख रहा है आपको, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपका एक सैंपल पेपर है कक्षा 8वीं का गणित, जो राज्य शासन की तरफ से DPI से आया है और इसमें मूल्यांकन करता हेतु ही है।
ये आपके टोटल यहाँ तक 15 प्रश्न एक एक नंबर के बहुविकल्पी हैं। फिर 2 नंबर वाले जो 6 प्रश्न हैं, तो ये जो पूरा एक आवंटित अंक की सेक्शन के लिए कितने प्रश्नों के लिए है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है और यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्नों को चालू किया है। तो पहला प्रश्न आपको सैंपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे पूर्ण वर्ग क्या है, 144। क्यों, 12 का वर्ग होता है 144। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 144। यहाँ आपकी ऐसे लाइन रहेगी, उस लाइन में आपको उत्तर को लिखना है और चाहे तो आप उसमें टिक भी कर देंगे। ठीक है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरक रेखा काटती है, एक ही और अंतःकोणों का योग कितना होता है। आंकड़ा बहुलक की समांतर रेखा से प्रश्न है, फिर ये आंकड़ा बहुलक से क्वेश्चन है, तो ये माध्यिका समांतर। तो ये पूरा जो हमने अभी सिलेबस, किससे कितने बहुविकल्पी आएंगे, किससे आपके लघुत्तरी आएंगे, पूरा हमने चर्चा की। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं, बट्टे की गणना किस मूल्य पर की जाती है, ये पूरा संख्या एक को कहा जाता है। ये पूरे जो प्रश्न आपके बहुविकल्पी में आना है। फिर ये यहाँ पे आपका अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। अर्धवृत्त मतलब चांदा की बात होती है। चांदा देखिए यहाँ, चांदे में कुल कोण कितना होता है, 180 अंश होता है। तो आपका वृत्त का आधा, तो वृत्त का कुल कोण कितना होता है, अंतःकोण 360 होता है। तो वृत्त का आधा चांदा हो गया, तो चांदे का कितना हो जाएगा, तो 360 का आधा 180। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360। वृत्त का व्यास त्रिज्या से क्या होता है, दुगुना होता है, 2 गुना होता है। तो यही सब लिखना है आपको। उसके लिए जो आपके लघुत्तरी प्रश्न दिए हैं, अति लघुत्तरी, ये प्रश्न है जो घातांक से 2 नंबर का है। फिर ये सारे जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये एक सैंपल पेपर जो आपको राज्य से भेजा गया है, इसको देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि प्रश्न कैसा आना है। और देखिए, अगर हमको तैरना सीखना है तो हमें पहले समुद्र जहाँ हम तैरना चाहते हैं उसकी गहराई का पता होना चाहिए। और गहराई का पता होना से आशय मेरा ये है कि उस चीज़ के बारे में हमको पूर्णतः जानकारी होना चाहिए, कहाँ पे हम कितना बेहतर कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों को भी हम जानते हैं और अपनी मजबूत पक्ष को भी हम जानते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप यूनिट के अंक विभाजन को देखिए और अंक विभाजन के हिसाब से मेहनत कीजिए। फिर आप पैटर्न जो आपको भेजा गया राज्य से उसका अध्ययन करिए कि कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं संभावित रूप से। यही प्रश्न आएंगे, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपके पेपर जिला स्तर पे चयनित होंगे, बनाए जाएंगे। तो ये मान के रखिए कि आपके, लेकिन तरीका ऐसा ही रहेगा। एक आपको आइडिया के लिए पेपर दिया गया है कि ऐसे आप बच्चा तैयारी करेगा तो उस हिसाब से कर सकता है, क्योंकि बोर्ड एक बार फिर से चालू हो रहा है तो शासन की तरफ से ये बच्चों को सुविधा दी गई है। उसके लिए देखिए, ये आप जो प्रश्न देख पा रहे हैं, ये पूरे के पूरे एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये पूरे प्रश्न आए हुए हैं। जो हमने वहां अंक विभाजन दिखाया था, उसी अंक विभाजन का मैंने बताया था कि आपको कुछ प्रश्नों में दीर्घोत्तरी प्रश्न जो है 17, 18, 19, 20 उन सब में चॉइस मिलेगी। तो या तो इस प्रश्न को बनाइए और या तो इस प्रश्न को बनाइए, दोनों में से किसी एक प्रश्न को आपको बनाना है। उसके बाद जैसे ये है तो या तो ऊपर वाले प्रश्न को बनाइए या तो नीचे वाले प्रश्न को बनाइए। तो इस तरह से ये आपको चॉइस दिया हुआ है। जैसे यहाँ चतुर्भुज की रचना करना, या तो इसके आधार पर कर दीजिए या तो इस वाले का कर दीजिए। तो ये आपको चॉइस दी गई है, तो इसके आधार पे आपको ये बनाना है पेपर को। तो ये इस तरह से आपका ये पेपर है। और यहाँ पे कितने ज्ञान के प्रश्न हैं, कितने क्या हैं, ये जो आपका देख रहे हैं नॉलेज बेस, तो ये आपका उस पर बांटा गया है। तो इसमें ज़्यादा नहीं, आपका जो मुख्य रूप से काम है कि सबसे पहले आप यूनिट वाइज देख लीजिए। आपके 19 अध्याय हैं कुल, किस अध्याय से कितने नंबर का पूछा जा रहा है, फिर उसको एक बार अध्ययन कर लीजिए। उसके जो सैंपल पेपर दिया हुआ है उसका हल भी दिया हुआ है। जो सैंपल पेपर है तो हल कैसे करना है, तो देखिए हल भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो पूरे को देख करके एक आइडिया ले लीजिए कि ऐसे ऐसे पेपर बनना है और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को आप प्रारंभ कर दीजिए। अभी भी आपके 15 से 20 दिन का समय है आपके पास। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें पूरा नंबर मिलता है और या तो फिर स्टेप में नंबर मिलेगा। प्रश्न को छोड़ना नहीं है, प्रश्न को पढ़िए, सबसे पहले लिखिए दिया क्या क्या है और ज्ञात क्या करना है। अगर आपने इतना कर दिया तो 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आपने सूत्र लिख दिया तो 1 नंबर और मिल जाएगा। अगर आपका उत्तर गलत है लेकिन बनाने का तरीका में सही है, 5 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम 3 नंबर मिल सकते हैं। तो इसलिए प्रश्न को पढ़ के समझ के पहले जो दिया गया वो लिखना है कि प्रश्न में दिया गया है। फिर जो निकालना है कि प्रश्न में ब्याज निकालना है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये सूत्र आपने लिख दिया। और उसके मान रख करके अगर काटने में कहीं गलती हो जाती, उत्तर नहीं आता, तब भी अगर 4 नंबर का प्रश्न है तो 3 नंबर मिलने की संभावना आपको रहेगी। तो इसलिए एक निश्चित कार्य योजना के साथ अच्छे से यूनिट वाइज पूरे सिलेबस को अध्ययन कीजिए। जो सैंपल पेपर दिया है उसको देखिए, सैंपल पेपर के जो आंसर दिया उसको समझिए और उसके आधार पे एक व्यवस्थित तरीके से 15-20 दिन थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए
और आप एक 80 में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। हो सकता है गणित में आपको 80 में 80 मिल जाए, नहीं तो कम से कम कुछ नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। और 20 नंबर आपके प्रोजेक्ट के हैं जो स्कूल स्तर पे आपके टीचर आपको दिए होंगे, तो 80 में कम से कम आपको 50-60 नंबर आराम से। कई लोग तो बच्चे, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप कितना अच्छा स्कोर कर लेते हो। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, अच्छे से स्कोर करिए। और कोई भी डाउट होता है तो आप बेहिचक में से फोन बात कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।